हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कन्हैया कुमार। आइए आज हम लोग गेट पे कुछ बात करें। जो गेट एग्जामिनेशंस होता है इसके बारे में हम लोग कुछ आपस में बात करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक ही आदमी बात करते हैं तो क्या होता है कि नेचुरली जो पॉइंट होता है वो माइंड में नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो जब हम लोग आपस में एक साथ बात करेंगे तो बिल्कुल नेचुरल वे में आएगा कि नेचुरल जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए हैं ना गेट में, हम लोग जब गेट एग्जाम दे रहे थे या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम को फेस किए हैं वो नेचुरली आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे देख कर ही, है ना। अब हम लोग मिस्टेक किए आप उसको क्या कर लेंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि गेट का जो एग्जाम्स होता है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जिसको लोग समझने में ही साल 2 साल जो है वो निकाल देते हैं और 2 साल बाद उनको पता चलता है कि अच्छा गेट पढ़ना था तो ये करना था, गेट का प्रिपरेशन करना था तो ये भी करना था। बात समझ में आ रही ना। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आप 2 साल बाद ये सोच पाएं कि अच्छा गेट मेरा इसलिए नहीं निकल पाया कि हम ये चीज़ नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज़ें तभी आपके सामने आ पाएगा जब हम लोग आपस में डिस्कशन इस पे करेंगे, है ना। जिनको जो लगता है, जिनको लगता है कि नहीं ये ऐसे करना चाहिए वो ऐसे करना चाहिए, वो आपको सारे लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम आपको बताना चाहते हैं कि गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको डेडिकेशन होना चाहिए। क्या पप्पू सर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और फुल डेडिकेशन होना चाहिए आपको। गेट अगर एग्ज़ाम निकालना है, जब आप सर गेट का आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपका गेट पे होना चाहिए और कोई एग्ज़ाम पे नहीं। आप ये नहीं कि रेलवे जाके दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, नहीं। तो फिर एक कैसे होगा? अब एक ही एग्जाम के लिए तो वेट नहीं कर सकते ना, और बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। सर गेट ऐसा एग्जाम है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, मीन्स अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी और एग्जाम का, जैसे बैंक में, रेलवे नहीं दे सकते। नहीं, बट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जाकर के एग्जाम दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो गेट का प्रिपरेशन करते हैं। मैक्सिमम जो रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जैसे डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह, आपके गेट के सिलेबस पे मैक्सिमम 90% सिलेबस आप मिला के देख लीजिए, मैच्ड होता है। और क्या होता है कि सर जब एक्चुअली सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि टेक्निकल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो लगभग सारे गेट के सिलेबस को फॉलो करने जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए आप जो बीपीएससी एई बिहार में जो बीपीएससी एई का वैकेंसीज है वो भी बोल दिया है कि गेट के सिलेबस को फॉलो करना है। हाँ, नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो अलग से है, उसमें आपको बीपीएससी जो लेक्चरर वैकेंसी, हाँ लेक्चरर का जो वैकेंसी आया वो तो क्लियर बोल दिया कि आपको गेट का सिलेबस फॉलो करना है। एक लाइन में लिखा हुआ है सर कि लेक्चरर का पोस्ट जो है वो गेट के सिलेबस में फॉलो करना है। तो ये तो है कि आप अगर गेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं तो टेक्निकल एग्जामिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाए। सर ऑलमोस्ट कवर, तो टेक्निकल पढ़ना है मेजर पोर्शन और गेट पे, यस सर बिल्कुल गेट पे जाना है। तो देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर इसमें कि जब हम गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ऐसे एरर हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा रैंक खराब हो जाता है। ऐसे हम टेस्ट सीरीज देते हैं सर, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरा मानना है कि जो एरर वाला बात कर रहे हैं ना, वो एरर की प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व हो पाएगा जब वो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम एक चीज़ को देखे हैं, है ना, पर्सनली फील किए हैं कि ठीक है किसी पेपर का हम बहुत अच्छे से पढ़ ली, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो वो फिर मिस्टेक वाला सीन आता है, जो आप बोल रहे थे कि एरर आ जाता है। बिल्कुल, मेरा रैंक सर खराब हो गया गेट 2018 में। अच्छा, इसी के 6 क्वेश्चन में बिल्कुल पॉइंट में एरर आया, 0.02 ऐसे 0.008 में अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने फिल, जो सर आंसर फिल करने थे डिजिट में, उसमें मैंने बिल्कुल पॉइंट में एरर किया और वो 6 क्वेश्चन रैंक क्वेश्चन में मेरा खराब हो गया। तो वो जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट कर जाते हैं जो मैंने किया। तो हम चाहते हैं कि आप नहीं करें, क्योंकि आपको हम हैं कि आपको गाइड करने वाले। यहाँ पे सर स्ट्रेटेजी की बात कर रही है तो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, मतलब हम लोग जब बीटेक में होते हैं तो अगर हम आपको बीटेक गेट का प्रिपरेशन करना तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने सीनियर्स को कंसल्ट कीजिएगा कि सर हम वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट, तो दिस तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो पता चला कि गेट नाम का भी कोई चीज़ होता, तो क्यों गेट में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आया। मेरा ये मानना है कि आप सेकेंड ईयर में जाने के बाद क्यों पता चला, आपको फर्स्ट ईयर में पता चल जाना चाहिए। अभी जो बच्चे को हम लोग दे रहे हैं क्लासेस वो तो फर्स्ट ईयर से ही दे रहे हैं सर। गाइडलाइन पता तो फर्स्ट ईयर में चल ही जाता है।
है, पर हम क्या होते हैं ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान गेट नहीं करके, देते। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि मैं गेट का प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, तुम लोग भी करो। उन्होंने कहा तुम लोग भी करो, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, कुछ होता होगा गेट, मतलब ठीक है करेंगे, आगे जाके करेंगे। पर क्या होता है, गलती वहीं पे हो जाती है, ठीक है, आगे जाकर वहीं पे आगे मतलब जाके आगे जाके करेंगे। जो आगे ठीक है, जाकर है वही मतलब गलती वही है। एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर में गया था तो सर ने बोला यार अभी चिल करो, रिलैक्स करो, थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन करना, 1 साल में गेट निकल जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि 1 साल में गेट निकल जाएगा। तो जब मैं फोर्थ ईयर मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में था तो मैंने क्या किया, मैंने थर्ड ईयर तक कुछ नहीं पढ़ा। तो मार्केट का जो सबसे हवा वाला कोर्स होता है, मीन्स अब हम लोग को क्या करते हैं, पोस्टर देख के चले जाते हैं कि रैंक 1 वहाँ से आया तो उनका कोर्स ले लेना। और वो रैंक 1 सारे कोचिंग अपने में लगा के रखते हैं, वो तो सारे रैंक 1 अलग अलग कोचिंग से आए यस हैं। मैम, बिल्कुल ऐसा हर एग्जाम में होता है कि एक रैंक जो है लाया है वो उस कोचिंग में भी है, हाँ, उस इस कोचिंग में बोलते हैं कि हमारे यहाँ से तो टेस्ट सीरीज ले रहा था वो लड़का रैंक तो वही हुआ कि अब मैंने मतलब कॉपीराइट इश्यूज। मुझे लगता है सर कि आज के बच्चे थोड़ा सा होशियार हो गए हैं, वो अब एक रैंक देखकर 1 रैंक पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। उनके लिए और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं कि उनके लिए मान लीजिए डेमो का वीडियो दिया गया है वो देखते हैं, है ना। और जो बच्चे उस कोचिंग से ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं उनसे वो फीडबैक लेते हैं। ये सारे रिसोर्सेज ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कि वो रैंक को देखकर कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। पर यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाते हैं। कि कोई कहता है कि हाँ वो फलाना कोचिंग बहुत अच्छा है, कोई कहता है नहीं वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा टफ है, वहाँ पे थोड़ा आसान है। ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो आप खुद ट्राई कीजिए ना, मतलब अब क्या ऑनलाइन का मतलब आपके प्लेटफॉर्म लिए फ्री डेमो दिया गया है। अभी- पहले सर क्या होता था कि जैसे हम जाते थे कोचिंग में, हमको पता नहीं होता था, पहले डेमो फ्री नहीं मिलता था अब किसी तो कोचिंग में। आपदा को ऑप्शन में बदलना है सर, अब ऑनलाइन तो- वाला जो प्लेटफॉर्म है Yes. सर, मतलब सबको पता है आपदा को ऑप्शन। तो आप ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, सबका कुछ ना कुछ डेमो लेक्चर अवेलेबल है आपके पास। सारे आप देखिए। फैकल्टी का, बिल्कुल सर, सारे फैकल्टी का डेमो लेक्चर यूट्यूब पे दिया जा रहा है, आपको अवेलेबल है। आप जाइए और देखिए कि कैसे और कितने खूबसूरत तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। वो सर आप मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में एक प्रॉपर गाइडलाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत important है। एग्जैक्टली ना सर, वही मैं बोल क्योंकि रहा हाँ वही मैं बोल रहा था कि मतलब जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स जो था मतलब हवा वाला, बेस्ट एक्चुअल में था नहीं बट हवा वाला बेस्ट था वो, तो मैंने खरीद लिया। अब 1 साल तो मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस में था कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मेरी रैंक आएगी। 1 महीना मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस न्यू बुक रखा हुआ था टेबल पे, लैपटॉप में वीडियो लेक्चर्स थे, मैं देख के खुश हो लेता था कि चलो यार मैं पढ़ूंगा तो मेरी रैंक आ जाएगी, क्योंकि सीनियर ने बोला था कि 1 साल में तुम्हारी रैंक आ जाएगी, 1 साल पढ़ लोगे तो बहुत है। तो बस वहाँ नहीं, इसमें तो कहीं ना कहीं आप भी मिस्टेक किए। वो ये ऐड किया होगा कि आप पढ़ लोगे तब, लेकिन कितना पढ़ लोगे ये भी तो हमारे इम्पोर्टेंट है। कुछ सीनियर हैं जो बहुत अच्छे गाइडलाइन हमें दिए भी हैं। ऐसा बहुत IAS ऑफिसर भी हैं, बहुत ऐसे DRDO बार्क में बहुत सारे सीनियर नहीं वो तो है सर, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे भी बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, सर, कोई भी सेक्टर में। जब मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे 2 बच्चे से हम कंपेयर करते हैं, एक बच्चे जो कोई बड़े सिटी में आपको चेन्नई, बेंगलोर या फिर नोएडा कहीं भी जाके एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो एडमिशन लेते समय कुछ इस तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। प्लेसमेंट तो हो भी जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट मैटर्स। जो भी है अल्टीमेटली जो मतलब क्या हुआ मार्केटिंग जाके कर रहे हैं, हाँ। इंजीनियरिंग हाँ। किए हुए हैं, पता चलता है कि 15,000 के जॉब के लिए 15 घंटे काम करवा रहे 15 हैं। घंटे काम हाँ, कर रहे हैं। वहीं पे जो बच्चे बिहार में एडमिशन लेते हैं इनको फर्स्ट डे से ही माइंड मेकअप रहता है कि प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, तो करना क्या है, तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और गवर्नमेंट जॉब को निकालिए। 4 साल सिस्टम से लड़ा हुआ होता है, वो देखता है कि सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज है, तो वो चाहता है कि जब मैं ये सिस्टम में जाऊँ तो इसमें सुधार करूँ। उसका ड्रीम भी ये होता है कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूँ, इसलिए भी वो ज्वाइन करना चाहता है पब्लिक सेक्टर। सर अभी लेकिन कुछ कॉलेजेस में जैसे MIT मुजफ्फरपुर में प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो जो लड़के अब प्लेसमेंट का जो ट्रायल चलता है, प्री प्लेसमेंट होता है, पहले जो प्लेसमेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों के यूनिवर्सिटी एग्जाम के परसेंटेज पहले देखे जाते हैं, उनको टेस्ट के लिए अपीयर होने के लिए उनको, जैसे सर मेरे कॉलेज में जब एलिजिबिलिटी जो है वो आपका सेमेस्टर मार्क्स ही होता है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है। IITs में भी होते हैं सर, जैसे हर IITs कॉलेज का अपना क्राइटेरिया रहता है कि हमें criteria रहता है। 6.5 चाहिए, 7.5 चाहिए, placement उससे कम पे नहीं सर होगा। इवन टाटा स्टील एक बार IIT धनबाद में आई, लास्ट ईयर ही आई थी, 9 पॉइंट एबव वाले को
केवल बैठने के लिए रिटन टेस्ट के लिए 9 पॉइंट एबव वाले को 9 सीजीपीए है मैं बोले वो इसलिए सर मुझे लगता है वो इसलिए किया जाता है कि सपोज दैट उनको 10 कैंडिडेट चाहिए, है ना, और 10 कैंडिडेट अगर 9 पॉइंट समथिंग का उनको मिल जाता है तो वो फिर बिलो 9 पॉइंट में क्यों आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बेटर कैंडिडेट को लेना चाहते हैं। जितना कम सीट उतना ज्यादा वो परसेंटेज का क्राइटेरिया ऊपर रहता है। हर एक कॉलेज का जो टीपीओ हटा देते हैं, हर एक कॉलेज का जो टीपीओ होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, वो डिसाइड कर देते हैं क्राइटेरिया कि हाँ मिनिमम क्राइटेरिया ये होगा तभी आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए जाना चाहता है रियल में, और कौन जो स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं, तो हम आपको क्यों मतलब और सर 65 स्टूडेंट का वो इंटरव्यू क्यों लेंगे? उनके पास रिसोर्सेज की भी तो ये होती है ना। रिजेक्शन आज किसी भी एग्जाम में है सर, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन प्रोसेस है। बिल्कुल रिजेक्शन प्रोसेस है। आपको कैसे रिजेक्ट किया जाए? आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं बट आपको नॉन टेक भी पढ़ाएंगे, बीपीएससी एई का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप पूरा टेक्निकल में महारत हासिल किए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको टेक्निकल आता है, बट आपका नॉन टेक वीक है तो आप कहीं ना कहीं 12 मार्क्स के वजह से चूक सकते हैं। तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फाइनल मेरिट्स में क्या होता है कि अगर नॉन टेक आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से आता है बट नॉन टेक सर अगर जो अभी कहीं वही कमजोर सर है, मतलब जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस किया गया तो इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया। जो पहले क्या होता था, स्टूडेंट अगर साइंस से पढ़ के जाएगा तो वो बीटेक ही करेगा, मतलब आपको बीटेक के लिए बैकग्राउंड साइंस ही होना चाहिए। बट अभी जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आया तो वो काफ़ी, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल होगा सर, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के कोर्स को चूज कर पाएंगे हर एक मतलब क्लास में, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना कोर्सेज। सर ये यूएसए में बहुत पहले से हाँ। है कि जो लड़के जो अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो जरूर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को उसको चूज कर सकता है ऑप्शनल में। हमारे यहाँ में ऑप्शनल भी डिसाइडेड होते हैं कि ये आप ऑप्शनल ले सकते हैं। क्लास तो छोड़ दीजिए, जो हम बीटेक में सेमेस्टर पढ़ते थे उसमें हमारे जो एचओडीज होते थे वो बोलते था हमारे पास यही फैसिलिटीज अवेलेबल है इसी सब्जेक्ट का। आप देखिए आपका जो सेमेस्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं, सेमेस्टर में जो बच्चे क्लास लेते हैं तो उसका जो सिलेबस होता है उसमें तो टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के पेपर होते हैं, है ना। इस बार देखिए ना जो आपका 5th सेम में ही तो, हाँ 5th सेम में जो सिलेबस दिया है उसमें पॉलिटी वगैरह पढ़ना है 5th सेम वाले को, मैकेनिकल और सिविल को, क्वालिटी कंट्रोल। हाँ ऐसा नहीं, क्वालिटी कंट्रोल तो होता ही है, उसमें से पॉलिटी का भी कुछ टॉपिक्स करना है ना। तो कहीं ना कहीं सिलेबस अब इस तरह से कुछ आपको जो है ना वो फॉर्म किया जा रहा है जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल आई थिंक बायोलॉजी भी है। हाँ देखिए बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स एक अलग से ही नाम दे दिया है, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो क्या है, बायोटेक का पार्ट है, बायोटेक का समझ रहे हैं। तो बायो साइंस ही होता है, बायोटेक साइंस होता है, इंजीनियरिंग होता है उससे। तो बहुत सारा टॉपिक वहाँ से यूज आता है हम लोग को इंजीनियरिंग में, तो टॉपिक आपको दिया है। काफी ज्यादा रिफॉर्म किया गया इस बार से यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स में भी। मैडम अच्छा खुशबू मैम जो है वो मैथमेटिक्स की क्लास ले रही है गेट का, ठीक है ना। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है गेट में वो कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत है ना। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स मतलब एक्स्ट्रा पेपर, लेकिन क्या होता है कि सबसे ज्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का रहता है। आप देखोगे किसी भी टेक्निकल पेपर का क्या रहता है। मौका देने ही वाले थे, आप इसमें स्टार्ट हो गए। चलिए ठीक है, आप समझ गए कि हमको ही बोलना है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं मैथमेटिक्स मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मेरे मैथमेटिक्स में आज तक 90 से कम कभी नहीं आया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की जैसे बात होती है तो मैं थोड़ा तो ठीक है, लेकिन आप कुछ इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों को ही पसंद आने लगे। बिल्कुल सर बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स गुड होता है कहीं भी, इवन हम भी डिस्टिंक्शन है सर मैथमेटिक्स में। क्या होता है कि ऐसा होता है, और आज मैम पढ़ा रही हैं तो बिहार के बच्चे बहुत, मतलब हमारे यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि मैथमेटिक्स हम अपना बेटर रखें। हाँ, 11 to 15 के आसपास क्वेश्चन जो है ना आते रहते मार्क्स। हाँ, और ये मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। मिस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एप्टीट्यूड में। मींस एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आप मतलब ऐसा सब्जेक्ट है आप कम समय में इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मींस अगर 30 मार्क्स आ रहा है तो आप इजीली 25 प्लस तो इजीली, इस और बार जो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम तो उनको गाइड करेंगे कि सबसे पहले वो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का जो पार्ट्स है ये दोनों को कवर कर लेते हैं तो 25 to 30 ये दोनों इसी के बीच में मार्क्स रहेगा। आइदर 27 हो जाए, 28 हो जाए, कभी कभी 30 पूछ देता है, दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तो ये दो पेपर से, और ये दोनों पेपर ऐसा होता है
कि हर बच्चे नोन होते हैं। अरे हर कोई 11-12 से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वही यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस होती है। एप्टीट्यूड का आइडिया हर किसी को होता है, ठीक है ना? होता है सर, बट यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग मेन दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, हम एक मिस्टेक करते हैं कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हम प्रिपेयर कर लेंगे, हम लोग उसे टालते जाते हैं। हमारा मेन फोकस होता है जो 8 ब्रांच पेपर होते हैं, स्टूडेंट मेन फोकस उस पर करते हैं। लेकिन आप अगर कंपेयर कीजिएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करना जो आप एप्टीट्यूड और मैथ सेक्शन में करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैथ से जितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है किसी पार्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट से आता हो। पार्टिकुलर सब्जेक्ट से तो नहीं आता है सर, बट जो प्रोडक्शन का पार्ट है, प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं लेकिन आप इस प्रोडक्शन को सेमेस्टर में देखिए, कितने सेमेस्टर में पढ़ना होता है। एक सेमेस्टर में मटेरियल साइंस, एक सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, है ना, एक सेमेस्टर में और भी आपका जो मेटल कटिंग का पार्ट है ये डाल देता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सारे गेट का सिलेबस को कंबाइन कर लिया गया है। पहले था मेटल कटिंग, पहले पढ़ना था, कास्टिंग वेल्डिंग दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना था, नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग दूसरे सेमेस्टर में, वो अलग एक पेपर होता है, वो अलग पेपर होता है। तो ये सारे 3-4 सेमेस्टर आप उसको एक सब्जेक्ट ना बोलें, उसको बोलें कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक मटेरियल साइंस है, एक आपका नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस है, ये सारे मिला करके वो सारे तब वहां से लगता है 15 to 18 का मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आते हैं। 4-5 सब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं सर प्रोडक्शन में। मैथमेटिक्स के बारे में क्या है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, ऐसा होता है ना कि देखेंगे बना देंगे, मैक्सिमम इनमें निकाल लेंगे, आता तो है। पर क्या होता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, स्टूडेंट उसको सॉल्व करके नहीं जाते और पता चलता है कि वहीं पे गलत करके आ गए, क्योंकि काफी मतलब क्वेश्चन टफ नहीं रहते, लेकिन क्या होता है कि अलग-अलग पॉइंट से क्वेश्चन इजी वे में उसे ले लेते हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उसको बहुत इजीली वे में लेते हैं। ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं की है आप तो सर मुझे तो लगता है ना कि एक गेट एग्जाम्स जो है ये प्रैक्टिस का ही गेम है। आपको थ्योरी पढ़ने से कभी नहीं कुछ होने वाला है। हम तो बार-बार क्लास में ही बच्चों को बोलते हैं कि आप थ्योरी कितनू रट लो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, डायरेक्ट थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगा बना दोगे, डेफिनेशन से आएगा, फार्मूला से आएगा बना दोगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देता है वो क्या करता है कि वो रिसर्च टाइप का क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकली दे देता है। एक्चुअली सर क्वेश्चन हर साल न्यू फॉर्म होते हैं, हाँ बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन कहीं मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन मिल जाए कहीं ना कहीं, किसी जो भी गेट का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मतलब पैटर्न आपको नए क्वेश्चंस फॉर्म और जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ ना तब से वेरिएशन और इंक्रीज कर गया, क्योंकि शिफ्ट बढ़ गया ना। पहले एक ही शिफ्ट में सब एग्जाम हो जाता था सारे का, अब क्या है कि अलग अलग शिफ्ट हो गया, एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग आवर और इवनिंग आवर का, फिर भी एक दिन में नहीं तो फिर दूसरा दिन भी एग्जाम्स होता है उसका। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सेट जो क्वेश्चंस का है वो बढ़ गया, तो क्वेश्चंस का वेरिएशन भी बढ़ गया, सर। और तो अब गेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको गलती कराने के लिए होते हैं। हाँ, कि आप वो चाहते हैं कि आप सर वहाँ तो हम इस तरह से देखे हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन करने का एक रॉन्ग प्रोसेस है, जिस रॉन्ग प्रोसेस से आप जा रहे हैं और उस प्रोसेस से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ जो आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन में भी दिया रहता है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप तुरंत देखिए और उसको पता चलता है कि आप क्या कर मतलब फर्स्ट ऑप्शन में रहता है सर, ए ऑप्शन में रहता है, वही दिखेगा कि वो ये ऐसा होता है कि बहुत ही कंसेप्चुअल एग्जाम होता है। बहुत ही गेट जो है, अगर मैथ्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे मैम भी इलेक्ट्रिकल से है, तो अगर आप मैथ्स पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्म पढ़ना होता है, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका ऑटोमेटिकली सिग्नल एंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम 90% तो आपका यही है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, और ये आपको ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ना रहता है। और जब सिग्नल एंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ वहाँ पे से लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा कंट्रोल आप देख लीजिए उठा के, पूरा कंट्रोल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और कुछ है ही नहीं उसमें। अगर आपको लैप्लास आता है तो आप कंट्रोल में स्कोर कर पाएंगे, सिग्नल में स्कोर कर पाएंगे, और अगर आप सिग्नल में स्कोर कर पाए तो कम्युनिकेशन में पूरा कम्युनिकेशन सिग्नल पे बेस्ड है। तो ये लिंकअप किया गया सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट आप मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया गया, हर एक का मतलब आप मैथ्स पढ़ के जाइए, फिर आप सिग्नल पढ़िए, और सिग्नल पढ़ने के बाद ही आप कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट होता है सर। मैकेनिकल में भी सर मैथमेटिक्स का एक्चुअली मैथमेटिक्स आपको इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ाया जाता है बताइए, उसका एप्लीकेशन है। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका टोटल यूज जो है हीट ट्रांसफर में, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व, न्यूमेरिकल मेथड सर, न्यूमेरिकल मेथड का पूरा हीट ट्रांसफर में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। मैकेनिकल मैथ का हर एक जगह यूज है सर। तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, उसमें भी एक एक्सेलरेशन, फ्लूइड एक्सेलरेशन जो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट आता है और डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं, बच्चे देखते रह जाते हैं सर कहाँ से आया, जबकि वो एफएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसका है, मैथ का कॉन्सेप्ट है। कि जब कोई वेरिएबल्स जो है वो 2 के साथ जब वेरी करता है
तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पहले उसको हम लोग टोटल डेरिवेटिव करते हैं, फिर पार्शियल करते हैं। मैम ऐसा ही कुछ होता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव तो इलेक्ट्रिकल में भी है ना? काफी जगह पे तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो बोलते सर ये कहाँ से आ गया। हम तो कभी कभी बोल देते हैं कि हम एफएम पढ़ा रहे हैं और एफएम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, आप मैथ पढ़ के आइए। तो मैथ है, उसका हर एक जगह रहता है। मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, और मैथमेटिक्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बेटर स्कोर कर और सकते इवन हैं। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड और इवन गेट का जो फुल फॉर्म है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें ए फॉर एप्टीट्यूड ही स्टैंड करता है। ए फॉर एप्टीट्यूड मतलब वो बताया जाता है कि आप गेट में तभी स्कोर कर पाइएगा जब आपका एप्टीट्यूड सॉल्विंग स्किल अच्छा है। तो यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात होती है, नॉलेज उतना मैटर नहीं करता। हाँ ठीक है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपका जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे स्कोर कर नहीं पाएंगे। और वो आएगा आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक आप क्वेश्चंस जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपका जो एरर आने की चांसेस है वो कम हो जाएगी। एक्चुअली हम प्रैक्टिस करते हैं इसीलिए क्योंकि जो मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक जो हम 3 घंटा का पेपर जो लिखेंगे गेट का, वहाँ पे न करें। क्या सर? और ये प्रैक्टिस वो करनी एग्जाम पड़ेगी आपको कम से कम 4-5 बार। जो मतलब लोग एक सब्जेक्ट एग्जाम ऐसा सोचेंगे कि एक बार पढ़ के चलेगा, 2 बार पढ़ के चलेगा, बिल्कुल नहीं, गेट में सर नहीं करेंगे। प्रैक्टिस का हर एक जगह जरूरत होता है। एक बीपीएससी के कैंडिडेट से मुझे बात हो रही थी, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, वो बता रहे थे लक्ष्मीकांत का बुक आता है इन लोग के लिए, बता रहे थे कि हम 19 बार लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट प्रैक्टिस आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप एग्जाम देखेंगे तो आप देंगे तो आप समझेंगे। आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, आप देखे होंगे कि मान लिया 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है तो 3 to 4 क्वेश्चंस वो मिस्टेक आप किए हैं जो कि आप जान रहे हैं, बहुत इजीली जान रहे हैं। बिल्कुल सर। अरे 2 क्वेश्चन तो वहाँ मिस्टेक हो जाता है ना, जब आपको ये करना है उसको जो हम लोग कलर करते हैं, है ना, बबल्स को मान लिया 3 को 3 में करना था, अब 4 में कर दिए, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज होता है। टेस्ट सीरीज जो डिजाइन होता है वो इसीलिए डिजाइन किया जाता है। वो टेस्ट सीरीज का मकसद ये होता है कि आप जितना मिस्टेक करना चाहते हैं यही कर लीजिए। बिल्कुल, मार्क कर लीजिए कि मैं ये मिस्टेक कर चुका हूँ और दोबारा नहीं कर आपके सकता। गलतियों पे ही जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं उसी पे वर्क करना है। जो लोग टेस्ट सीरीज देते हैं वो तो डेली उसको नोट डाउन करते हैं कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। यस सर, यस सर। डेली उसको नोट डाउन करते हैं। ये गाइडेंस का इनको दिया जाएगा सर, ये स्टूडेंट्स को जो दिया भी जाएगा गाइडेंस कि बिल्कुल, आप कहाँ पे बिल्कुल। मतलब लैग कर रहे हैं, आपको क्या क्या हाँ, स्ट्रेटेजी इसको हम लोग इसी तरह से पार्टिकुलर इसी तरह से आगे वीडियो हम आप बनाते रहेंगे। बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल ये पूरी चीज़ को faculty की बताएंगे। टीम जो है वो हम लोग मिलके आपको पूरा गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे गेट के लिए अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के लिए, क्या सर? हाँ, जितने इवन भी कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम आपको बताया जाएगा जो आपकी सेमेस्टर स्ट्रेटेजी के पे लिए। वर्क किया जाएगा कि आप स्ट्रेटेजी। लेकिन ये सारी चीजें बच्चों को तभी समझ में आएगा और तभी अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे, जब पढ़ना उनको start करेंगे। सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा। बिल्कुल सर। अदरवाइज रहेगा ये क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा नहीं है। समझ ठीक है, रहे हैं, तो बिल्कुल। इसके लिए क्या है, जो सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अभी से प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर प्रेशर बिल्कुल लेने नहीं से लेना कभी है। परफॉर्मेंस बेटर नहीं होता है। ठीक है ना, Yes sir, yes sir। उसको एंजॉय करते हुए बहुत आराम से, है ना, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे सेमेस्टर से ही। ठीक है ना, और उसको कवर करें। टॉपिक हम बता रहे हैं ना कि जब क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं और उसमें फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक Yes, स्टार्ट किए, उनको अगर नोन है, एक बार 2 साल पहले भी कभी देखा हुआ है ना, तो अच्छा वो है, वो तो पहले पढ़े, है ना, और उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। Interest इसलिए आता ये है। बहुत जरूरी है कि कि जो semester सेमेस्टर में- का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें। सर ये बहुत आई इंपॉर्टेंट थिंक कोई कोर्स है ना हमारा कि टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन पे जो फाउंडेशन कोर्स है, आई थिंक जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। Second year काफी से वक्त दिया जाएगा second year उनको। इनफैक्ट सेकंड ईयर से सर। जो आप कर सकते हैं अगर सेमेस्टर में, Actually, तो गेट और फाउंडेशन कोर्स को बनाने के पीछे का रीजन ये था, ये जो मैं अभी बताया आपको, Yes, sir, yes. कि जब कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे आते हैं तो हर एक का थोड़ा सिलेबस डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता तो है। हर एक के लिए अलग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं, नहीं। तो फाउंडेशन कोर्स में जो हम लोग कवर करेंगे ना, वो हर एक सब्जेक्ट का जो जितना पॉइंट हो सकता है ना, Yes, yes. सारे एग्जामिनेशन को देखते हुए सारे पॉइंट को कवर करते हैं। और बच्चे क्या है कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद वो फिर क्या करेंगे कि जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो जो भी जैसे गेट को देना है, तो Yes. गेट के लिए जो टॉपिक है ना, बस उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। अच्छा। फाउंडेशन कोर्स में क्या रहेगा कि ईएस का जो सिलेबस है वो भी है, वो भी है। गेट का सिलेबस है वो भी है। आपको हम बताते हैं इसरो का जो एग्जाम होता है, ठीक है ना, yes, yes. उसमें नॉन कन्वेंशनल नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड का एक टॉपिक होता है।
जो ये गेट में नहीं पूछता है, गेट में और नहीं। वहाँ पूछता ही पूछता है। इस पे सर बात समझ में रही है ना? मटेरियल साइंस हाँ। इसरो का फेवरेट सब्जेक्ट है गेट में एक मैकेनिकल मार्क्स, में गेट में एक मार्क्स का आता है। गेट में एक डिस्कशन marks होगा का सर, अगर हम लोग गेट पे डिस्कस करना चाहें तो काफी लंबा डिस्कशन हो बहुत सकता है। ज्यादा हो तो जाएगा हम लोग सर। फिर कभी इस पे मतलब फिर से डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। समय काफी ज्यादा हो चला है, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करना चाहेंगे एंड वी विल सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।